नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त, जबरदस्त एवं तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास मैंने अपलोड किया, उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कल जैसे कि पढ़ाया था मैंने कि कोई भी सेंटेंस सिर्फ 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको कल बता दिया था, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो में जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है वर्ब। आखिर ये वर्ब है क्या, इसका क्या कार्य होता है कि सेंटेंस बनाने में, कि वर्ब कैसे कार्य करती है। वर्ब मुख्य 2 होती है। इस वर्ब को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब और एक हमारी होती है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक, जैसे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या होता है कि हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक दोस्तों, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब इस हेल्पिंग वर्ब का कार्य क्या है, ये वर्ब हमें ये बताती है कि आखिर टाइम और समय, कि यदि अगर कोई भी सेंटेंस है तो ये किस समय का है और किस टाइम का है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से पता चलता है। जैसे कि मैंने ये शब्द लिखा, आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद में ये जो है हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसमें ये बात आती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। सभी को पता है, जिनको ना पता हो उनको देख सकते हैं। अक्सर इस बारे में सबको पता होगा, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जाहिर सी बात है आपको कुछ चीजें इसके बारे में पता होगी, लेकिन पता भी है, अगर भाई थोड़ी देर देख लोगे तो नुकसान तो नहीं कर जाएगा। तो आप लोग क्लास को देखते रहिए, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बात किया है हेल्पिंग वर्ब की, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। और ये हमें टाइम इस प्रकार बताता है कि जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार कब जा रहा हूं, मैं बाजार वर्तमान में जा रहा हूं और एग्जैक्ट जा रहा हूं। तो ये जो हमारा हुआ कंटिन्यू है, मतलब जो भी है कंटिन्यूअसली है कि मैं बाजार जा रहा हूं। सबको पता है कि ये यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इस एम के माध्यम से हमें इस चीज का पता चलता है कि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, और या प्रेजेंट का सेंटेंस है, या फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, इसके बारे में हमें ये हेल्पिंग वर्ब भी बताती है। तो हेल्पिंग वर्ब का कहने का मतलब वाक्य में हमें समय की अनुभूति अर्थात समय के बारे में बताता है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात हुई हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, अब मुख्य क्रिया, ये हमारी जो है मेन वर्ब, ये हमें मुख्य क्रिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वही शब्द फिर से लिखा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक दोस्तों, गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और अभी मैंने इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, मैं बाजार जाता हूं। मैं कहां जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। ये हमारी जो क्रिया है, ये हमारी बाजार जाने की क्रिया है। आखिर हम क्या क्रिया कर रहे हैं, क्रिया मतलब एक्शन, हमारे कार्य में एक्शन क्या है, क्रिया क्या है। ठीक है, ये हमारा एक्शन हुआ जाके, तो बाजार जाना हमारी मुख्य क्रिया है। अब इसी सेंटेंस में मैं आपको समझा दे रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया और ये वर्ब भी बता दिया, और प्लस आपको बचता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट हमारा ये हुआ जाकर, जैसे कि सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। मैंने कहा यहाँ पे आई एम गोइंग टू मार्केट, भाई मैं बाजार जा रहा हूं। मैं कहां जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं। एक हिसाब से बाजार, ये हमारा जो हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, अर्थात इस सब्जेक्ट को दर्शाता है कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। तो ये मार्केट जो है कि
हमारा डेस्टिनेशन बताता है हमारा कि आखिर हमारा टारगेट क्या है। टारगेट क्या है जो कि ये एक इसके अनुरूप कार्य करता है, कर्ता के अर्थात सब्जेक्ट के अनुरूप कार्य करता है। कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट ये कह रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूं। अब बाजार ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये और हमारी मेन वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यहां तक समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी हो गई वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैंने सब कुछ आपको बता दिया इस माध्यम से। कल मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि आखिर सब्जेक्ट क्या है। अगला टॉपिक है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा या प्रार्थनात्मक सूचक वाक्य, ये हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। आधे से ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में इसका प्रयोग होता है। अर्थात अब इंपरेटिव सेंटेंस है क्या? इंपरेटिव सेंटेंस उस शब्द को कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए आदेश या आज्ञा देते हैं। किसी व्यक्ति को, जैसे कि हमने आदेश दिया कि पानी लाओ या वहां जाओ या बैठ जाओ, कुछ भी है, किसी व्यक्ति को आज्ञा या प्रार्थनात्मक रूप से उससे किसी कार्य को करने के लिए हम आदेश देते हैं, या तो आज्ञा देते हैं या कोई कमांड करते हैं, और या हम किसी चीज की सलाह लेते हैं। अर्थात डेफिनेशन के माध्यम से समझ लो इसे। ये आपकी हो गई डेफिनेशन। जैसे कि किसी व्यक्ति को आज्ञा या आदेश एवं निवेदन अर्थात प्रार्थना करने की क्रिया को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। करने की क्रिया को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहां तक समझ में आया? आप लोगों को इसकी चीज के बारे में नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सारी के सारी जितना भी आपको मैं बता रहा हूं, इनकी पूरी की पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। आप कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा मस्ट स्टडी चैनल को टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़िए। अभी तो ज्यादातर उसमें पर्सन नहीं है, ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, फिर भी जितने हैं मैं सभी को, वो 1 हो 2 हो 4 हो जितने भी हो, मैं सबको बताऊंगा। क्योंकि जिसने भी मेरी क्लास को स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है, मैं उनको ये चीज का वादा करता हूं कि मैं सारी पीडीएफ नोट्स उनको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। और चाहे उसमें एक ही लड़का क्यों ना हो, एक ही छात्र क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर उसमें मुझे डालना है तो डालना है। आप लोग वहां विजिट करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। आखिर इंपरेटिव सेंटेंस कार्य कैसे करता है? ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंपरेटिव सेंटेंस के मुख्य 2 भाग होते हैं, जैसे कि ऑर्डर या कमांड। और यहां पे हो गया हमारा रिक्वेस्ट या एडवाइस। जब हम किसी को किसी कार्य करने के लिए कोई सलाह देते हैं या किसी चीज से हम किसी को निवेदन करते हैं, वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस के यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है कि अगर कहीं पर कोई शब्द आता है तो हमें उसको किस स्ट्रक्चर के माध्यम से ही इसे ट्रांसलेट करना है या किसे बोलना है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब इसकी परिभाषा ये होती है, परिभाषा में लिखाना भी चाहूँ तो पूरी परिभाषा ऊपर लिखा दिया, डेफिनेशन आप इसको भी माध्यम, जहां पर हम किसी व्यक्ति से किसी कार्य को लेकर कोई काम करने के लिए किसी व्यक्ति को आज्ञा या आदेश देते हैं, तो वहां पर ऑर्डर इंपरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, एक बार परिभाषा लिख दिया, आप यहां से समझ लीजिए। और दूसरी ये है रिक्वेस्ट। जब हम किसी कार्य को लेकर किसी व्यक्ति से किसी चीज का निवेदन करते हैं कि भाई मुझे पानी चाहिए, ठीक है, अगर पानी के लिए मैं कह रहा हूं तो कि रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर भी ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब आ जाइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आखिर ये किस स्ट्रक्चर के थ्रू कार्य करता है। ठीक, अब ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस बेस में हमें कार्य करना है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर जैसे कि मैंने तुमसे किसी से भी कोई शब्द कहा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई आदेश दिया आपको, आप लोग सामान्य भाषा में बातचीत करते हैं, जैसे मैंने कहा अंग्रेजी बोलो, ठीक, अंग्रेजी अंग्रेजी बोलो, ठीक, यहां तक समझ में, अंग्रेजी बोलो। अब ये अंग्रेजी, जैसे एक चीज और मैं बता दूं, जब भी कोई क्रिया, जैसे कि अंग्रेजी है, ठीक है, जब कोई वर्ब पहले आती है तो वहां पर वर्ब पहले नहीं लगाई जाती। अब यहाँ पे ये वर्ब देखो, ये बोलना, ये हमारी मुख्य वर्ब होगी, मेन वर्ब है बोलना, तो हमें इस बोलने को पहले करना है। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ब्स याद होनी चाहिए, मीनिंग्स याद होनी चाहिए, ज्यादातर जितने ज्यादा हो सके आप उतनी मीनिंग्स याद कर सकते हैं। एक मिनट, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, जैसे कि यहां पे मैंने कहा अंग्रेजी बोलो। अब अंग्रेजी बोलना, अब हमको ये नहीं पता कि बोलना किस मीन्स होता है, हम आखिर इसको हम अगर इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस बोलना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये चीज हमें नॉलेज होनी चाहिए, और इसके लिए हमें वर्ब्स याद होने चाहिए। और रही बात वर्ब्स की, तो टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको वर्ब्स ही प्रोवाइड करवा दूंगा कि वर्ब आखिर कैसे मिलेगी। सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हमें वर्ब कैसे मिलेगी, वर्ब भी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आगे, अंग्रेजी बोलो। तो यहाँ पे हमें इस शब्द को, यहाँ पे देखो ये हमारी वर्ब हुई, तो ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब हुई, इसको हम फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि स्पीक, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट स्पीक इंग्लिश, ठीक, ये हमारा हुआ ऑर्डर, अंग्रेजी बोलने का माध्यम स्पीक इंग्लिश। जैसे कि मैंने कहा बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, तो यहां पे बैठने को बोलते हैं सिट डाउन, ठीक है, आपको पता है सिट डाउन। एक मिनट, इसको ऊपर कर देता हूं। बस जस्ट अ मिनट, यहाँ तक आपको समझ में आया है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझिए। ऑर्डर, कमांड एंड रिक्वेस्ट एंड वॉइस, ठीक, यहां तक हो गया। उसके बाद मैंने यहां पे क्या बोला, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो, ठीक है, बैठ जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक, जैसे कि मैंने यहां पे बोला डॉक्टर के पास जाओ, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करो। ये हमारे सारे जो सेंटेंस हैं ये सभी के सभी ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं, ऑर्डर, ये हमें ऑर्डर दे रहे हैं एग्जाम से हम लोगों को। अंग्रेजी बोलो, स्पीक, जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने अभी लिखा था, एक मिनट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्पीक इंग्लिश, बैठ जाओ, सिट डाउन, ये सारे सब्जेक्ट हमें रेगुलर कन्वर्सेशन में यूज होते हैं, जैसे कि हम अपने घर पे भी रहते हैं तो हम इन सभी शब्दों का यूज करते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, अब डॉक्टर के पास जाओ, पास जाना, जाना, ये हमारी जो हुई वर्ब, जाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे गो टू द डॉक्टर, ये हमारा हुआ। अब जैसे दरवाजा बंद करो, यहाँ पे क्रिया क्या हुई, वर्ब क्या हुई हमारी, दरवाजे को बंद करना, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं, ये लिखा शट, मतलब इसका मतलब हुआ कि बंद करना, शट द डोर। यहां तक आपको समझ में आया। बिल्कुल सेम ऐसी सिचुएशन में अगर आप बात किया जाए ये रिक्वेस्ट एंड एडवाइस के ऑप्शन में, यहां पर हमें कुछ नहीं करना। जब भी हमें किसी व्यक्ति से बात करना है या हमें उससे नॉर्मल पेश आना है, किसी चीज से विनती करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ
हमें प्लीज लगाना है कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज गो टू द डॉक्टर, प्लीज शट द डोर। और जाहिर सी बात है कि जब हम कभी आम भाषा में बात करते हैं या किसी व्यक्ति से कन्वर्सेशन करते हैं तो ऑर्डर से ज्यादा हमें ये असरदार ये सब्जेक्ट है। आखिर हम अगर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या हम ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं तो ऑर्डर में हमारा ये चीज होने की संभावना थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि जब भी अब जैसे कि हमने घर पे कोई बात है, ठीक है, घर पे हमने किसी को ऑर्डर दिया तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ऑर्डर मतलब आदेशात्मक वाक्य और प्रार्थनात्मक वाक्य में बड़ा ही अंतर होता है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ये सोचेंगे कि यार इतना बड़ा नेता हो गया कि मुझे ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर वाले में थोड़ा सा आपको ये होता है कि वो बात नहीं होती। जहां तक आपको अगर सामान्य भाषा में बातचीत भी करनी है तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल से उससे निवेदन होकर बात करिए, प्रार्थनात्मक बात करिए कि भैया प्लीज गिव मी सम वाटर, ठीक है, जैसे हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी। अब यही पे अगर मैं बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। आपको पहले प्लीज लगाना है, प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमारा पूरे सेंटेंस बनेंगे। जैसे कि यहां पे मैंने बोला अंग्रेजी बोलो, तो यहां पे मैंने लिखा कृपया अंग्रेजी बोलो, ठीक। तो यहां पे इस शब्द से और इस शब्द से बड़ा अंतर है। यहां पे सिर्फ किसी को ऑर्डर या कमांड दिया जा रहा है और यहां पे उससे रिक्वेस्ट की जाए भैया अंग्रेजी बोलो, भैया ये करिए, या कुछ भी अपने से छोटा हो बड़ा हो कैसे भी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये प्लीज को बिल्कुल जस्ट वैसे ही उतारना है, प्लीज, और ये हमारी हो गई वर्ब, ठीक है, ये वर्ब प्लीज स्पीक इंग्लिश। सेम मेथड है जैसा कि मैंने कहा सिट डाउन, ठीक है। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने कहा कृपया बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ, ठीक। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें बस पहले ही वैसे ही प्लीज सिट डाउन, ठीक। कितना प्यारा शब्द लग रहा है। यहां से सिट डाउन और प्लीज सिट डाउन में कितना मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। अगर इस लैंग्वेज में इस लहजे में हम किसी से बात करते हैं तो उस कार्य को होने की संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ जाती हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कभी भी किसी भी इंसान या किसी से बात करनी है, वो अपने से जूनियर हो सीनियर हो, थोड़ा सा उससे बात करने में अगर आप ये प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें उस कार्य को होने की संभावनाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो कार्य आसानी से हो सकता है, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा जैसे डॉक्टर के पास जाओ, कृपया डॉक्टर के पास जाओ, कृपया डॉक्टर के पास जाओ, पास समझ में आ रहा दोस्तों, यहां तक जाओ, ठीक है। अब उसको सेम स्ट्रक्चर में आपको करना है, प्लीज गो टू द डॉक्टर, ठीक। अगला सेंटेंस है हमारा कृपया दरवाजा बंद करो। जैसे यहां पे है कृपया कृपया दरवाजा बंद करो, बंद करो, प्लीज कुछ नहीं करना, बिल्कुल दोस्तों सेम मेथड। बस यहां पे ये हमारा प्रार्थनात्मक वाक्य हो गया, ठीक है, प्लीज शट द डोर, सेम बिल्कुल। आपको यहां तक समझ में आया? तो ये हमारे हुए इंपरेटिव सेंटेंस, ये हो गए हमारे आदेशात्मक वाक्य और ये हमारे हो गए प्रार्थनात्मक वाक्य, ठीक है। यही एक फर्क है कि इन शब्दों को हमें इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा आता है निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम किसी कार्य को न करने की आज्ञा या आदेश या रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक मिनट मैं जरा पानी भी लेता हूं। चलिए आगे निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस।
आखिर ये नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? ठीक है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए देखते हैं। आखिर जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य न करने की आदेश या अनुमति या प्रार्थना करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा मोबाइल मत चलाओ, फालतू में मत घूमो, कोई कार्य मत करो, ठीक है, तो यहां पर ऐसा है कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हुआ जाकर नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसका एक कारण ये होता है, जब डेफिनेशन हुई इसकी, जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य ना करने का आदेश या आज्ञा देते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं तो वहां पर नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, वहां पर नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए, आपको ये समझ में आ रहा है? जैसा कि जो मैंने लिखा है, मैंने बोलकर भी बता दिया और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। नहीं भी है तो मैं सारी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, आपको ये घर बैठे मिलेंगी। आप सिर्फ इस वीडियो को एक बार दो बार जितनी ज्यादा हो सके आप उसको देखिए, देखने के बाद समझिए। अगर मेरे समझाने का लहजा, मेरा तरीका आपको पसंद आता है तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपका दिल करे, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं इसके बदले, तो बस केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियो को उन जरूरतमंद बच्चों तक भेजिए जो वाकई में घर बैठकर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और वो उनके पास में कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, तो आप उनको ये वीडियो भेजिए ताकि वो घर बैठकर इंग्लिश सीख सकें और अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, कारण ये है कि आजकल गाँव में इंटरनेट सुविधा तो है ही हर एक इंसान के पास होना, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। घंटों बैठकर रील्स देखना, फालतू की वीडियो देखना, अभी कोई भी वीडियो उसको देखकर लोग एंजॉय करते हैं अपने आप को। मतलब मोबाइल ने इंसान को इतना ज्यादा जकड़ दिया है कि वो अपने एक्टिविटी के लिए, अपने लिए कोई भी कार्य सारा दिन में नहीं करता, उसे बस मनोरंजन चाहिए, उसके मन को शांति जिससे मिले। तो मेरे भाई, अगर आपको कुछ अपने लाइफ में करना है, कुछ सोच रहे हो कुछ बनने की, आज से अभी से स्टार्ट कर दो। आप कुछ नहीं, सिर्फ 30 मिनट का वीडियो देखिए मेरे साथ, मैं सिर्फ 30 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग देखिए। आप लोग ऐसे प्यारा आशीर्वाद दुलार बनाए रखें। अगर आप 5 लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो उसमें 3 लोग तो ऐसे होंगे जिनको वाकई में जरूरत थी और वो व्यक्ति आपको स्पेशली धन्यवाद कहेगा, इसलिए कहेगा कि भाई मुझे इस चीज की बहुत जरूरत थी। चलिए देखते हैं इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं क्योंकि थोड़ा सा यहां तक समझ में आया आपको? चलिए, जुकाम की संभावना है। चलिए, मैंने डिफिनेशन आपको बता दी, इसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस माध्यम से आपको ये काम करता है। जब हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य न करने की अनुमति, आज्ञा, आदेश या प्रार्थना, विनती करते हैं तो वहां पर नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बनाने का हमें तरीका क्या है? अच्छा, हर एक चीज बनाने का एक अपना सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कोई शब्द बोल दिया कि मेरे पीछे मत चलो, मेरे पीछे मत आओ। ठीक, तो ये जो मैंने सेंटेंस बताया, इस सेंटेंस का बनाने का एक अपना सिस्टम है, अपना एक तरीका है।
अब यहाँ पे ऐसे भी बनाया जा सकता है, कितने भी लोग ऐसे ही होंगे जिन्हें इंग्लिश का ज्ञान है, उन्हें सब कुछ आता है लेकिन उस चीज का सिस्टम नहीं पता। यहाँ पे बताया आई, पीछे आने को बोलते हैं बैक, पीछे को आई बैक, मत यहाँ पे आपको नो, मतलब कुछ भी बना दो, अगर सिस्टम नहीं है तो ये हमारा क्या हुआ, कुछ नहीं। नॉट, ये हमारा कुछ भी नहीं, मतलब सिस्टम नहीं पता है। तो यही सब चीजें सिखाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपनी कुछ सिस्टम होती है। अब जैसे ये आया कि मेरे पीछे मत आओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, डोंट लगाना है। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सेम वही रूल्स है जैसा कि मैंने अभी पहले पिछले वीडियो में बताया और अभी भी मैंने बताया। कुछ नहीं करना आपको, बस आपको सबसे पहले इस डोंट को लगाना है। ये मतलब इसका मतलब कि मत करो, कोई भी काम मत करो। डोंट पीछे आना मतलब फॉलो करना। डोंट फॉलो मी। अब ये हमारा एक सिस्टम के माध्यम से बना। इसके पहले जो मैंने सेंटेंस बनाया था वो तो बस ऐसे ही बना दिया था, ठीक। ये हमारा सेंटेंस हुआ डोंट फॉलो मी, ठीक है। अब एक अगला सेंटेंस है, मेरे कमरे में मस्ती मत करो। मस्ती मत करो, ठीक। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया, सबसे पहले आपको कुछ नहीं, सीधे शब्दों में डोंट लिख देना है। डोंट, अब मस्ती करना, ठीक है। यहां पे क्या है, करना, वर्ब, मेन सब्जेक्ट जो हमारा वर्ब हुई जाके मस्ती करना। अब मस्ती करना को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कारण ये कि अगर हमें वर्ब नहीं याद होगी तो हम इस चीज का सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है वर्ब याद करना, कि हमें वर्ब ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए। मस्ती करना कहते हैं मेक फन। डोंट मेक फन, मेक फन इन माई रूम, ठीक है, मेरे कमरे में, इन माई रूम, ठीक है। उसके बाद में अगला शब्द लेते हैं कि वहां मत बैठो, ठीक, वहां मत बैठो। ये सारे सब्जेक्ट हमारे जो है ये निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के, क्योंकि हम इस चीज को ना करने की अनुमति दे रहे हैं किसी को। वहां मत बैठो, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डोंट, जो कि स्ट्रक्चर में मैंने दे रखा है। डोंट, अब आता है वर्ब, बैठना, ठीक है। यहां पे बैठना जो है ये मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया का पहला रूप हमें लगाना है। डोंट सिट, अब क्या आता है, ऑब्जेक्ट, कहां हमें क्या नहीं करना, नहीं बैठना है, कहां, वहां नहीं बैठना। डोंट सिट देयर, ठीक दोस्तों, यहां तक समझ में आया। ये आपके सब्जेक्ट हो गए निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और यहां पे आदेश दिया जा रहा है कि कोई काम मत करो, कोई काम ना करने की अनुमति दी जा रही है। एक मिनट, चलिए यहां तक समझ में आया। और यहां ये इंपरेटिव सेंटेंस जो है मैंने आपको आदेशात्मक और प्रार्थनात्मक और ये डोंट वाले जो कि निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हैं। जैसे कि एक शब्द जब लेते हैं कि उसकी बात मत सुनो, उसकी बात मत सुनो, ठीक है। कई बार ये सारी बातें हमें कॉमन लैंग्वेज है, हर दिन हमें ये चीज प्रयोग करने में आती है कि शायद सारे दिन में हम लोग इनमें से सारे जितने भी शब्द मैंने पढ़ाए, अगर आप इनको कुछ नहीं पढ़ोगे, नहीं सिर्फ इनको रटोगे, पहली बात तो सीधी सी बात है कि आप स्ट्रक्चर समझिए, आप बेस समझिए कि आखिर ये शब्द बना कैसे। अगर आपको ये चीज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप दिन में केवल 2 बार वीडियो मेरा, एक बार देखिए, आपको सिर्फ सुनकर इंग्लिश लैंग्वेज का आधे से ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है उसकी बात मत सुनो, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधी सी बात, बस डोंट लगाना है। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या है, बात को मत सुनना, नहीं सुनना।
डोंट, ये हो गया डोंट लिसन हिम। ठीक, ये कारण है। तो मतलब डोंट कैसे यूज करना है, हमें प्लीज कैसे लगाना है, हमें ऑर्डर कैसे देना है। तो ये रहे आज की हमारी क्लास। दोस्तों कैसी लगी क्लास, आशा करता हूं बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप बिल्कुल से एक चीज समझ लें कि अगर आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं आया चिल्ला के चला गया, चलिए मैं कोई बात नहीं, मैं बना रहा हूं, आपका इस पर क्या प्रभाव पड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक चीज का योगदान जरूर दें भाई, कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपके घर परिवार और रिश्तेदार में कोई 4 बच्चे 5 बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, जिनको वाकई में जरूरत हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, इंग्लिश तो आज के जमाने में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को जरूरी है। आप अगर किसी महफिल में, किसी पार्टी में, किसी इंटरव्यू में गए हैं तो वहां पे ज्यादातर यूज होने वाली भाषा है अंग्रेजी। अगर आपको थोड़ी बड़ी इंग्लिश का ज्ञान है तो आप उस महफिल में अपनी बात को रखकर वहां पे अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। बाई चांस कोई बात की जा रही है, आपको वहां कुछ नहीं पता, तो बस आप उस मुंह की तरफ देखते रहोगे। तो भाई मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।